वेलकम टू ब्लैक रिकैप। दोस्तों, आज की स्टोरी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। इसमें आपको थ्रिलर, थोड़ी बहुत कॉमेडी, थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा और लव भी मिलेगा। तो शायद अगर आप इसे एंड तक देखिए तो ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस की एक्सप्लेनेशन लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 6 चोरों को देखते हैं जो ग्रैंड म्यूचुअल बैंक में आधी रात को चोरी करने निकले थे। तभी इनमें से एक जो वैन चला रहा था वो रास्ते में एक कुत्ते को कुचल देता है और आगे बढ़ जाता है। बाकी पांचों कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि हम इस चोरी के दौरान किसी की जान नहीं लेंगे, तो तुमने उसे बेकार में ही कुचल दिया, आगे से ध्यान रखना। अब ये पांचों बैंक में जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करते हैं और सभी गार्ड्स को बेहोश करके बैंक में एंटर करते हैं। छठा आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो उनका वैन में ही वेट करता है। अभी ये पांचों आपस में घड़ी की टाइमिंग सेट करते हैं और लॉक को बॉम्ब से तोड़ देते हैं। तभी वहां का सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनते ही एक बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल मिलाता है। तभी वैन में बैठा ड्राइवर उसे पीछे से गोली मार देता है। अब ये पांचों इधर सारा पैसा लेके नीचे आते हैं। तभी वो ड्राइवर इन पांचों को भी धोखा देते हुए शूट कर देता है और अकेले सारा पैसा लेके वहां से फरार हो जाता है। पुलिस थोड़ी दूर उसका पीछा करती है मगर अफसोस पकड़ नहीं पाती। अब कहानी 14 महीने आगे बढ़ती है। यहाँ हम कहानी के 4 अलग अलग कैरेक्टर को देखते हैं। इनके नाम होते हैं चिन्नू, स्वाति, प्रिया और वरलक्ष्मी। इन चारों को एक लेटर आता है जिसके हिसाब से इन चारों ने इनाम जीता है, जिसे लेने के लिए इन्हें एक एड्रेस पे आना होगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन चारों को एक ही एड्रेस पे बुलाया गया है। जहाँ पहुँचते ही सरस्वती नाम की एक बूढ़ी औरत उनके लिए गेट खोलती है। असल में इसी ने इन चारों को यहाँ इनाम के बहाने एक साथ बुलाया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि साल भर पहले हुए बैंक रॉबरी में सरस्वती का पोता जगन मारा गया था और उसी रॉबरी में वरलक्ष्मी का बेटा राजा राम, प्रिया का मंगेतर अविनाश, स्वाति का बड़ा भाई कार्तिक और उस छोटी बच्ची चिन्नू के पिता ब्रह्मम की मौत हुई थी। असल में ये पांचों उस दिन शूट आउट में मारे गए थे जब इनके छठे साथी ने इन्हें धोखा दिया था। इन पांचों लेडीज का उन पांचों के अलावा कोई दूसरा परिवार नहीं था, इसलिए उन पांचों के जाने के बाद ये पांचों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अकेले और अनाथ थे। यहाँ पे सरस्वती दादी कहती है कि उसे अपने पोते के कातिल से बदला लेना है, इसलिए उसने इन चारों को भी यहाँ इनाम के बहाने एक साथ यहाँ बुलाया ताकि अब हम पांचों लेडीज मिलके उस खतरनाक कातिल को पकड़े और मारे। पहले तो सब इस बदला लेने वाली बात से मना कर देते हैं क्योंकि आखिरकार ये सब बेचारी औरत है, ये क्या ही कर लेंगी। लेकिन बाद में ये चारों बदला लेने के लिए दादी को हाँ कर देती हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि आखिरकार उस आदमी को ढूंढे कैसे और कैसे बदला ले, क्योंकि जो कई लोगों का मर्डर करके और बैंक का सारा पैसा लूट के साल भर से आराम से घूम रहा हो और पुलिस भी उसे ना पकड़ पाई हो, वो वाकई में काफी स्मार्ट है। दादी कहती है कि हमें इससे भी स्मार्ट आदमी की हेल्प चाहिए और ऐसे आदमी को मैं जानती हूँ। तब वो अपने घर में रखी कई रिवेंज नॉवेल्स की तरफ इशारा करती है और कहती है कि इसके राइटर का नाम पेंसिल पार्थ सारथी है। जिस राइटर ने अपने हर एक नॉवेल में क्राइम और रिवेंज को अलग अलग तरीके से दिखाया हो, वो खुद कितना स्मार्ट होगा, इसे रिवेंज के हर पहलू की समझ होगी और यही हमारी मदद कर सकता है। अब ये पांचों पेंसिल पार्थ सारथी के घर पहुंच जाती हैं। यहाँ पेंसिल अंदर के रूम में अपने अगले स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। पेंसिल के घर में चारों ओर हजारों किताबें रखी थी जिससे ये लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, थोड़ी ही देर में उनका ये वहम टूट जाता है जब इन्हें पता लगता है कि ये सारी किताबें सिर्फ दिखावे के लिए हैं और असल में हर किताब में थर्माकोल है जिससे ये मोटी लग सके। और तो और पेंसिल कोई ओरिजिनल राइटर नहीं है, वो तो हॉलीवुड की थ्रिलर मूवीज को तमिल भाषा में ट्रांसलेट करके नोवेल की फॉर्म देता है। पहले तो ये सब अपसेट होते हैं लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं कि पेंसिल इनकी रिवेंज लेने में मदद करे। पेंसिल को इनके रिवेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो प्रिया की खूबसूरती से पिघल जाता है और उनकी मदद के लिए हाँ कर देता है, लेकिन बदले में 5 लाख रुपए अपनी फीस डिमांड करता है। पर ये लोग तो फ्री में हेल्प लेने आए थे। ये जानने के बाद पेंसिल सभी को वहां से भगा देता है। अगले सीन में पेंसिल अपनी अगली स्क्रिप्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड रामाकृष्णा के पास ले जाता है जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और यहाँ हमें पता चलता है कि पेंसिल की पिछली 28 कॉपीड स्क्रिप्ट फ्लॉप गई
जिसे देख किसी ने नहीं खरीदा। इस बार रामकृष्णा पूरा मन बना लेता है कि वो इस बार ये स्क्रिप्ट प्रिंट नहीं करवाएगा, लेकिन पेंसिल उसे दोस्ती के नाते इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसके चलते रामकृष्णा फिर से कन्विंस हो जाता है। तभी पेंसिल उसे बातों ही बातों में सुबह वाला इंसिडेंट बताता है, जहां 5 लेडीज उससे पिछले साल हुए बैंक रॉबरी में हुए कत्ल का बदला लेने के लिए कहती है। इस पर रामकृष्णा को बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है पेंसिल, जब तुम अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखो। इसके लिए तुम उन 5 लेडीज की हेल्प करो उस कातिल को पकड़ने में, और सारा प्रोसेस नोवेल की फॉर्म में लिख डालो, और उस नोवेल पे मैं अपना सारा पैसा लगाऊंगा और तुम फिर जल्दी ही बहुत बड़े राइटर हो जाओगे। रामकृष्णा पेंसिल को बड़े बड़े सपने दिखा के उनकी हेल्प करने के लिए कन्विंस कर देता है। अब पेंसिल एक एक करके 5 को दोबारा एक साथ कर देता है। अब ये 5 लेडीज पेंसिल के घर में ही शिफ्ट हो जाते हैं और ये सब एक साथ रिवेंज की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब पेंसिल RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा उन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन फाइल मंगवा लेता है, जिसे पढ़ने के बाद ये बात साफ साफ हो जाती है कि पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत किसी भी काम के नहीं है, इसलिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तभी पेंसिल की नजर उन मरे हुए लोगों के हाथों पे पड़ती है, जहां सभी ने एक जैसी स्टॉप वॉच पहनी थी, और यहाँ मिलता है पहला क्लू। यहाँ पेंसिल कहता है कि बैंक में सायरन बजने के 18 मिनट में पुलिस वहां आ गई थी, और 18 मिनट में इन 5 ने 14th फ्लोर से 300 करोड़ रुपए उड़ा लिए। लेकिन ये 5 थे आम आदमी, जिनका पिछला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस काम को इतनी सफाई से अंजाम देने के लिए उन्होंने काफी प्रैक्टिस की होगी, और ये स्टॉप वॉच एक दूसरे से टाइमिंग मिलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। इसलिए अब हमारे टारगेट है पिछले साल भर में उन सभी खाली बिल्डिंग्स को ढूंढना जहां 14 या उससे ज्यादा फ्लोर्स हो, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक फ्लोर में इन्होंने एक साथ प्रैक्टिस किया होगा। कमाल की बात यह है कि पेंसिल एज अ राइटर कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले उसे स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख लेता था, और उस प्लान के आसपास की सारी पॉसिबल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को पहले ही सोच लेता था, ताकि उसका तोड़ पहले ही सोच रखा हो। अब पेंसिल और प्रिया फेक ACB ऑफिसर बनके सरकारी दफ्तर जाते हैं, और वहां से शहर के सारे 14 या उससे ज्यादा फ्लोर्स वाले बिल्डिंग्स की लिस्ट ले आते हैं, और अब ये एक एक करके हर बिल्डिंग को जाके चेक करते हैं। इसी बीच हम इन सभी का आपस में फैमिली जैसा काफी क्यूट सीन देखते हैं। पेंसिल तो शुरुआत से ही प्रिया को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन प्रिया अभी भी अपने मरे हुए मंगेतर को याद करती थी, और उसकी दी हुई अंगूठी पे ही उसका हमेशा ध्यान रहता था। इधर काफी बिल्डिंग्स चेक करने के बाद आखिरकार उन्हें वो बिल्डिंग मिल ही जाती है। उसके 14th फ्लोर पे वरलक्ष्मी के बेटे राजा राम का लंच बॉक्स मिलता है, और स्वाति के बड़े भाई कार्तिक की न्यूज़पेपर कटिंग्स, जिसमें वो पजल सॉल्व किया करता था। साथ ही वहाँ हमें प्रैक्टिस के सारे सामान मिलते हैं, और साथ में डमी कैच, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने यहीं पे प्रैक्टिस किया था। ये काफी इमोशनल सीन होता है, जहाँ ये सभी अपने फैमिली मेंबर को याद करते हैं। तभी पेंसिल बिल्डिंग के सामने HFDC बैंक का ATM देखता है, जिसके CCTV में हो सकता है उन 5 के साथ में उस छठे किलर की भी फोटो आई हो, जिसके लिए ये लोग मेन ब्रांच जाते हैं। अब यहाँ पेंसिल कहता है कि हमें पिछले साल के करीब 6 महीने का फुटेज चाहिए, जो हमें यहाँ आसानी से नहीं मिल सकता। इसलिए अगर कोई खूबसूरत लड़की जाके मांगे तो शायद हमें फुटेज मिल जाए। इस पर सरस्वती दादी कहती है कि तो मैं इस काम के लिए जाना चाहूंगी, जिस पर पेंसिल कहता है कि दादी हमें कोई लड़की को भेजना है इस काम के लिए, दादी को नहीं। अब इस काम के लिए प्रिया को अंदर भेजा जाता है, जहां बैंक ऑफिसर संतूर ATM सिक्योरिटी का इंचार्ज था। प्रिया अपनी तरफ से काफी कोशिश करती है उसे अट्रैक्ट करने की, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर संतूर लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है, इसलिए अब इस काम के लिए सारी लेडीज बेचारे पेंसिल को अंदर भेज देती है, जहां पेंसिल को जबरदस्ती ये नाटक करना पड़ता है कि वो भी संतूर में इंटरेस्टेड है, जिसके चलते वो बहला फुसला के उससे जरूरत की सारी फुटेज निकलवा लेता है। अब ये लोग उस रात का फुटेज देखते हैं, जब ये सभी बैंक रॉबरी से पहले वहां उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। उन फुटेज में सभी अपने फैमिली मेंबर को पहचान लेते हैं। आखिर में एक आदमी बच जाता है, जो लेफ्ट हैंड से वहां कुछ लिख रहा था, जिससे पता चलता है कि ये आदमी लेफ्ट हैंडी है। साथ ही में यही छठा आदमी है बाकियों का कातिल। तभी इस फुटेज में हम एक एम्बुलेंस वैन को भी देखते हैं, जिसे असल में यही छठा आदमी चला के लाया था। उस पे स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल का नाम लिखा था। अब यहाँ पेंसिल को मिलता है दूसरा क्लू।
अब अगले दिन पेंसिल नकली रिपोर्टर बनके सत्या नाम के आदमी से मिलने जाता है, जो स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता था। यहाँ पेंसिल एम्बुलेंस ड्राइवर की जीवनी पर लिख रहे किताब के बहाने सत्या का इंटरव्यू लेता है, जहाँ वो बातों ही बात में उससे पूछता है कि क्या साल भर में कोई ऐसा एम्बुलेंस ड्राइवर निकला है जो काफी अमीर बन गया हो। तभी सत्या उसको पीछे की होर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसका नाम देव है, इंडिया का सबसे बड़ा रेसर। पिछले साल तक ये भी मेरी तरह एक मामूली एम्बुलेंस ड्राइवर था। एम्बुलेंस की ड्राइविंग के दौरान इसका 100% सक्सेस रेट था और इसकी गाड़ी में कभी कोई नहीं मरा, क्योंकि ये इतनी अच्छी और तेजी से गाड़ी चलाता था कि सबको टाइम से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा देता था। अब इसकी किस्मत ऐसी बदली कि ये करोड़पति हो गया है और साथ ही बहुत बड़ा रेसर। अब हम कार रेसिंग का सीन देखते हैं, जहां देव को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। पूरा ऑडिटोरियम उसके फैन से खचाखच भरा था। जब होस्ट उससे उसकी कामयाबी का राज पूछती है तो वो यहाँ झूठी कहानी बना देता है। यहाँ पर हमें इसका छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखता है, जहाँ हमें पता चलता है कि देव शुरुआत से ही कार चलाने में एक्सपर्ट था और उसका सपना था कि वो देश का सबसे बड़ा रेसर बने। लेकिन उसके पिता उसको ये सब सपना देखने से मना कर देते थे, क्योंकि ये सब सपने गरीबों के लिए नहीं है। इस पर देव गुस्से में आकर एक दिन अपने पिता को ही मार देता है, ताकि उनकी मौत के बाद उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। बाद में यही देव अपने साथियों को भी रॉबरी के दौरान धोखे से मार देता है। अब हम फिर से अपनी मेन कहानी में आते हैं, जहां अब पेंसिल और बाकी पांचों लेडीज भी उस ऑडिटोरियम में आए होते हैं, जहां एक फाइनल कंफर्मेशन के लिए पेंसिल देव से ऑटोग्राफ मांगता है, जहां देव अपने लेफ्ट हैंड से ऑटोग्राफ देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि यही वो कातिल है जिसने उन पांचों को मारा। यहाँ ऑटोग्राफ देते वक्त देव का ध्यान पेंसिल पे नहीं होता। अब यहाँ से पेंसिल और बाकी लेडीज का रिवेंज प्लान शुरू हो जाता है। तभी पेंसिल नोटिस करता है कि चिन्नू टीम मीटिंग से गायब है और वो अकेले एक जगह उदास बैठी है। अब यहाँ पेंसिल को पता लगता है कि चिन्नू का आज बर्थडे है। अब ये सब अपने रिवेंज प्लान को कुछ टाइम के लिए एक तरफ रख के चिन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चिन्नू को वो सभी गिफ्ट दिलाते हैं जो उसके फादर उसे दिलाते अगर जिंदा होते तो। यहाँ पे इन लोगों का आपस में काफी क्यूट सीन देखने को मिलता है। इसी बीच पेंसिल और प्रिया डॉक्टर से मिलते हैं, जहाँ इन्हें पता लगता है कि डैड की मौत का शौक लगने के कारण चिन्नू ने अपनी आवाज खो दी है, जो कि वापस लाई जा सकती है अगर उसे बहुत खुश रखा गया तो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि पेंसिल और पांचों लेडीज आधी रात को देव के घर के बाहर गाड़ी में उस पर नजर रख रही हैं। तभी देव अपनी गाड़ी में बाहर आता है और वो उसी बिल्डिंग में जाता है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि देव 14th फ्लोर की जगह 15th फ्लोर पे जाता है। देव के वापस लौटने के बाद पेंसिल 15th फ्लोर की चेकिंग करता है, जहां पे हमें मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लू। असल में देव ने वो रॉबरी का सारा पैसा उधर ही छुपाया था। अब पेंसिल वो सारा पैसा वहां से रातों रात गायब कर देता है और अपने ही घर में बुक्स में थर्माकोल की जगह उसे छुपा देता है। अगले सीन में हम देव को देखते हैं जो BMW कार की एड लॉन्च पे जा रहा होता है। तभी ट्रैफिक के बीच पेंसिल एक्टर्स की मास्क बेचने के बहाने देव की गाड़ी पे एक न्यूज़पेपर छोड़ के चला जाता है। असल में ये न्यूज़पेपर 1 साल पहले का होता है, जिसमें उस बैंक रॉबरी की खबर छपी थी। ये सब करके पेंसिल देव को ये बताना चाहता था कि कोई है जिसे तुम्हारा ये राज पता है। देव न्यूज़पेपर की डेट और खबर देखते ही घबरा जाता है और उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि कोई है जो उसका ये राज जानता है। देव का सेक्रेटरी हड़बड़ी में गाड़ी से बाहर निकल के उस आदमी को ढूंढने लगता है, पर वो नहीं मिलता। अब हम BMW के शोरूम का सीन देखते हैं, जहां कुछ ही देर में देव का BMW एड का वीडियो लॉन्च होने वाला होता है। तभी पीछे से प्रिया और पेंसिल टेक्निकल रूम में जाके उस एड के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, जिससे अब जैसे ही एड वीडियो प्ले होता है तभी उसमें उसी बिल्डिंग का वीडियो भी प्ले होने लगता है, जिसमें देव और बाकी पांचों बैंक रॉबरी की प्रैक्टिस किया करते थे। अब देव को 100% कंफर्मेशन हो जाता है कि जरूर कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और वो मेरा सारा राज जानता है। तभी देव बाहर गुस्से में अपनी गाड़ी के पास जाता है, जहां उसे अपनी गाड़ी में डमी कैश से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसके साथ वो सब प्रैक्टिस किया करते थे। अब देव हड़बड़ी में सबसे पहले उस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पे जाता है, जहां उसने सारा पैसा छुपाया था। लेकिन ये क्या, यहाँ से सारा पैसा पहले ही गायब हो गया था। अब देव ये सब देख के पागलों की तरह चीखने लगता है। तभी वो अपनी दूर की सामने वाली बिल्डिंग देखता है। वो वहां नोटिस करता है कि 6 लोग उसे काफी देर से वहां से घूर रहे हैं।
पर उनकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं देती। असल में ये पेंसिल प्रिया, वरलक्ष्मी और बाकी लोग होते हैं। असल में इन्होंने ऐसा देव को डराने के लिए किया था। अब देव समझ जाता है कि यही 6 लोग हैं जिसने ये सब काम किया है। अब वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है ताकि उन्हें एक साथ पकड़ ले। इधर पेंसिल ये बात समझ जाता है कि यह हमें पकड़ने आ रहा है। पेंसिल के साथ 5 लेडीज होती हैं, जिसमें बूढ़ी दादी, छोटी चिन्नू, इसलिए वो पूरी तरह से घबरा जाता है। अब ये 6 वहां से भागने लगते हैं, लेकिन साथ में दादी होती है जो काफी धीरे भागती है। अब पेंसिल उन्हें गोदी में उठा के भागने लगता है। थोड़ी देर बाद ये सभी लिफ्ट में जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट 6 लोगों में ही ओवरलोड हो जाता है। पेंसिल उन सभी को लिफ्ट में जाने को कहता है और खुद सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। ऐसा लगता है मानो देव इनको अब पकड़ ही लेगा। देव उस बिल्डिंग तक तेजी से पहुंच जाता है। इधर अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और ये सब अंदर ही फंस जाते हैं। चिन्नू अंदर सफोकेशन के मारे बेहोश हो जाती है। इधर पेंसिल देव को अंदर आते देख लेता है। तभी पेंसिल अपने सामने फायर अलार्म देखता है और उसको तोड़ के अंदर का बटन प्रेस कर देता है, जिससे पूरे बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां पे भीड़ लग जाती है। जिस बीच पेंसिल जैसे तैसे सभी को लिफ्ट से बाहर निकाल लेता है और देव की नजरों से बचा के सबको वहां से लेके चला जाता है। अब घर पे डॉक्टर चिन्नू को देखते हैं और कहते हैं कि लिफ्ट में फंसने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, आगे से इसका ध्यान रखना। इधर पेंसिल सभी से माफी मांगता है क्योंकि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसा रिस्क लिया, जिसकी वजह से सभी को परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ दादी रोने लगती है क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने ये रिवेंज का प्लान स्टार्ट किया था। वो कहती है कि मुझे अब कोई रिवेंज नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम लोगों की जान जरूरी है। इधर बाकी सभी भी ये रिवेंज प्लान रोकने को कहते हैं। वरलक्ष्मी कहती है कि हम किसके लिए बदला ले रहे हैं? उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे बारे में सोचे बिना बैंक रॉबरी जैसा गलत काम किया। उन्हें बैंक रॉबरी करने की जरूरत ही क्या थी? अगर वो लोग ये सब नहीं करते तो आज जिंदा रहते। इस पर पेंसिल कहता है कि मैं जानता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि इन 5 को अलग अलग तरह का कैंसर था, जिसके चलते इन 5 की मौत वैसे भी फिक्स थी। ये लोग आपस में स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल में मिले। इन 5 को ये चिंता हमेशा रहती कि इनके मरने के बाद आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए इन 5 ने मिलके स्वास्थ्य केयर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर देव के साथ मिलके ये रॉबरी की, ताकि आप लोग इनके जाने के बाद एक अच्छी लाइफ जी सके। इस पे प्रिया कहती है कि तुमने हमें ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? जिसपे पेंसिल कहता है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोगों को कैंसर वाली बातें पता लगे, इसलिए मैंने आपसे ये बातें छुपाई। अब प्रिया पूछती है तो फिर अब क्यों बता रहे हो? इस पे पेंसिल रोते हुए कहता है कि अब दादी और आप लोग मना कर रहे हो कि आप लोगों को ये रिवेंज नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से इस रिवेंज की वजह से ही जुड़ा हूँ। अब आप लोगों को अब ये रिवेंज लेना नहीं तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं। आप लोग फिर से अब मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे और मैं फिर से अकेला और अनाथ हो जाऊंगा। इस पर बाकी सभी भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भी कोई नहीं है, हम सब भी अकेले हैं, हम सब तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम हमें डांटो भगाओ पर हम यहीं रहेंगे। ये काफी इमोशनल सीन था। पेंसिल नोटिस करता है कि प्रिया अभी भी कंफ्यूजन में है। वो अभी भी अपनी अंगूठी देख के अपने मंगेतर को याद कर रही है। अब ये सब फिर से एक अलग मोटिवेशन के साथ रेडी हो जाते हैं अपने रिवेंज के लिए। इधर देव को भी आइडिया लग जाता है कि 5 लेडीज और एक आदमी उसके पीछे है। अब देव अपना सारा शेड्यूल कैंसिल करके उन लोगों को ढूंढने के पीछे लग जाता है। तभी देव का सेक्रेटरी रसूल कहता है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई क्लू ही नहीं। इधर देव को याद आता है कि वो बिल्डिंग का फुटेज जो BMW एड के दौरान दिखाया गया था वो कहां से लिया गया होगा। तभी उसे बिल्डिंग के सामने वाले ATM का ख्याल आता है और वो सारा मामला समझ जाता है। अब देव मेन ब्रांच में जाके कैमरे में पेंसिल को वो फुटेज लेते हुए देख लेता है। अब वो पेंसिल का एड्रेस निकलवा कर उसके घर पहुंच जाता है। अब घर का गेट सरस्वती दादी खोलती है। देव एक ही बार में दादी को शूट कर देता है। फिर अंदर घुस के एक एक करके वरलक्ष्मी, स्वाति फिर चिन्नू को भी मार देता है। अब जैसे ही वो प्रिया की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है तभी सीन होता है कट। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में पेंसिल ये सब आने वाली पॉसिबिलिटीज को स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख रहा था। असल में ऐसा कुछ अभी तक हुआ ही नहीं, लेकिन एज इट इज होने की चांसेस है। इसलिए पेंसिल अब डिसाइड करता है कि हमें सबसे पहले उस बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पुरानी कैमरा की फुटेज के रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा, नहीं तो देव जल्दी घर पे आ जाएगा उस प्रूफ के थ्रू। अब पेंसिल संतूर के पास जाता है
और उससे फिर से लवर्स वाली बातें करने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि संतूर ने वो सभी फुटेज पहले ही डिलीट कर दिए थे, क्योंकि उसके हिसाब से उन फुटेज में संतूर और पेंसिल के क्यूट मोमेंट्स थे। अब ये सब सुन के पेंसिल को राहत मिलती है। तभी देव भी उधर आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है, ये क्या, पेंसिल संतूर को छुपा के खुद वहां का हेड बनने का नाटक करता है। अब देव उससे उन लोगों का फुटेज डिमांड करता है जिसमें पेंसिल नाटक करने लगता है। वो कहता है कि वो पांचों लेडीज और वो आदमी काफी खतरनाक हैं। वो किसी देव नाम के आदमी के पीछे पड़े हैं और उसे मार के ही दम लेंगे। उन्होंने मुझे भी धमकी दी कि मैं उनके बारे में आपको कुछ ना बताऊं, और साथ में सारी फुटेज पहले से ही डिलीट करवा दी। तभी देव को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जहां वो बताता है कि हमारे आदमी ने उन लोगों के एड्रेस पता कर लिए हैं। इसमें देव अपने साथ जबरदस्ती पेंसिल को भी ले जाता है, बैंक ऑफिसर संतूर समझ के, ताकि ये उन लोगों का चेहरा देख के कंफर्म कर सके। अब ये दोनों पेंसिल के घर पे पहुंचते हैं, जहां सरस्वती दादी गेट खोलती है। इधर देव के हाथ में बंदूक होती है। तभी देव के पीछे से पेंसिल दादी को नाटक करने का इशारा करता है। उधर पेंसिल भी कहता है कि ये वो लोग नहीं है। अब देव वहां से वापस चले जाता है और पेंसिल को कहता है कि अगर तुम्हें वो लोग दोबारा मिले तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। जिस पर पेंसिल देव की सर की कसम खाके उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे पक्का इन्फॉर्म करेगा। इधर दादी मन ही मन काफी डर चुकी होती है। अब देव के गैराज में उसका पुराना दोस्त सत्या उससे मिलने आता है, जो उसके साथ एम्बुलेंस चलाया करता था। तभी बातों ही बात में सत्या देव को बताता है कि तुमने इतनी कामयाबी पाली कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था और मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब देव उस रिपोर्टर के बारे में पता करता है, जहां उसे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर चैनल में ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं। अब देव सारा मामला समझ जाता है। तभी सत्या उसे उसका नाम बताता है कि पेंसिल पार्थसारथी, क्योंकि पेंसिल अपने आप में एक लोकल राइटर था, तो उसकी डिटेल्स उसके नाम से आसानी से ऑनलाइन मिल गई, साथ में उसकी फोटो, जिसको देखते ही देव समझ जाता है कि इसी ने उस दिन संतूर बनके मुझे बेवकूफ बनाया। अब ऐसा लगता है जैसे पेंसिल और उन पांचों लेडीज की उल्टी गिनती शुरू है। दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर पेंसिल, स्वाति, प्रिया और वरलक्ष्मी चिन्नू के स्कूल में उसके डांस परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। इधर दादी तबीयत खराब होने की वजह से घर पे ही रुकती है। अब चिन्नू के डांस परफॉर्मेंस के दौरान पेंसिल के फोन पे देव का कॉल आता है, जहां वो पेंसिल को कहता है कि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी। मैं तो अब बहुत बड़ा रेसर हो गया हूँ, मुझे उन पैसों की क्या जरूरत। लेकिन मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था कि कहीं वो पैसा पुलिस के हाथों में ना लग जाए, नहीं तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमने सारा पैसा वहां से चुरा के मेरा काम आसान कर दिया। मुझे पता है वो सारा पैसा तुमने घर में ही छुपाया है, इसलिए मैंने पुलिस को ये सारी खबर दे दी और तुम्हारे घर के लिए पुलिस अब निकल चुकी है। जैसे ही पुलिस को तुम्हारे घर पे वो पैसा मिलेगा, वैसे ही उस रॉबरी और उन मर्डर्स का सारा इल्जाम तुम पे और उन पांचों लेडीज पर आ जाएगा। अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। अब पेंसिल घबरा जाता है। वो तुरंत अपने दोस्त रामाकृष्णा को कॉल करके वहां से सारा पैसा हटाने को कहता है और खुद भी घर के लिए निकल पड़ता है। जब पेंसिल घर पहुंचता है तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन उनको वहां पे एक पैसा भी नहीं मिलता। पुलिस के जाने के बाद रामाकृष्णा घर पे आता है और वो कहता है, भाई मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, माफ करना, कहाँ है वो सारा पैसा। इस पर पेंसिल कहता है कि तुमने घर से पैसा नहीं हटाया तो फिर किसने हटाया। तभी वो नोटिस करता है कि घर से दादी गायब है और वो सारा पैसा भी। वो दादी को फोन लगाता है पर उनका फोन नहीं लगता। तभी वो डस्टबिन में एक जली हुई फोटो का टुकड़ा देखता है। असल में ये फोटो दादी के पोते जगन की थी, लेकिन उसके हाथ में लॉर्ड क्राइस्ट का साइन था, जिसे पेंसिल ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। फिर पेंसिल जगन की फाइल देखता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि जगन एक क्रिश्चियन था जबकि दादी एक हिंदू। अब पेंसिल समझ जाता है कि दादी ने उससे झूठ बोला, लेकिन क्यों, आखिर वही तो थी जिसने सभी को इस रिवेंज के लिए एकजुट किया। अब पेंसिल दादी को ढूंढते हुए एक वृद्धाश्रम जा पहुंचता है। असल में दादी सारे पैसे के साथ यहीं पे होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जगम दादी का पोता था ही नहीं, वो तो अनाथ था। असल में आपको याद है, बैंक रॉबरी के दौरान सायरन बजते ही एक बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, जिसे देव ने पीछे से शूट कर दिया था। असल में वो सरस्वती दादी का हस्बैंड था। दादी ने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि किसी 80 साल के बूढ़े की मौत का किसी को भी कोई दुख नहीं था, लेकिन दादी को तो अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना था।
जिसके चलते उन्होंने अनाथ जगम का सहारा लिया, उसको अपना पोता बना के सबके सामने पेश किया ताकि सबको एक करके ये बदला लिया जा सके। अब दादी कहती है कि मैंने ये सारा पैसा वृद्ध आश्रम में दे दिया है ताकि मेरे जैसे बूढ़े जिसका कोई नहीं है उनकी इस पैसे से मदद हो सके। और वो पेंसिल को ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा पैसा अलग कर रखा है, क्योंकि तुम ना होते तो हम इतना कुछ नहीं कर पाते। अब मुझे देव से कोई बदला नहीं चाहिए, मैंने अपना पति पहले ही खो दिया है। अब अपने इस बदले के लिए तुम्हें और बाकी लोगों को नहीं खोना चाहती। इस पे पेंसिल रोते हुए कहता है कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी दादी चाहिए। मैं तो अनाथ था, लेकिन आप लोगों ने आके मुझे एक परिवार का प्यार दिया। अब ये सब सुन के दादी भी रोने लगती है। अब अगले सीन में हम देव को उसके गैराज में देखते हैं, जो कि काफी फ्रस्ट्रेट होता है पेंसिल की वजह से। तभी वो नोटिस करता है कि गैराज में उसके अलावा कोई और भी है। तभी वो पेंसिल को वहां पे देखता है। असल में पेंसिल को हमेशा से चिंता थी कि देव के होते हुए उसके इस नए परिवार को हमेशा खतरा रहेगा, जिससे बचने के लिए देव को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर साउथ मूवी का एक्शन सीन देखते हैं, जहाँ पेंसिल और देव के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसके लास्ट में पेंसिल देव को घायल करके उसके ऊपर कार को गिरा देता है और उस कार में आग लगा देता है, जिससे देव की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में पेंसिल घर लौटता है, जहाँ सब लेडीज पहले से ही थी। इनको देव की मौत के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। अब यहाँ ये सभी एक एक करके पेंसिल को ये रिवेंज यहीं खत्म करने के लिए बोलती है। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे, हमें कोई रिवेंज नहीं चाहिए, क्योंकि अब पेंसिल के रूप में स्वाति को उसका भाई और वरलक्ष्मी को उसका बेटा मिल गया। इधर दूसरी तरफ टीवी पे देव की मौत की खबर आ जाती है, जिसे सुनते ही चिन्नू खुशी के मारे चीख पड़ती है, क्योंकि अब उसके पिता का कातिल मर गया है। तभी पेंसिल और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि चिन्नू अब बोलने लगी है। वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन सभी को यही लगता है कि देव को उसके कर्मों की सजा मिल गई। आखिरकार अब प्रिया भी अपने मंगेतर की अंगूठी हाथ से निकाल के पेंसिल के गले लग जाती है, मानो उसने भी पेंसिल के लव को अब एक्सेप्ट कर लिया हो। तभी वो पेंसिल के चेस्ट पे घाव का निशान देखती है और वो समझ जाती है कि पेंसिल ने ही देव को मारा, लेकिन ये दोनों मिलके ये बात सबसे छुपा लेते हैं। अब हम अपने फाइनल सीन में पेंसिल को अपनी ओरिजिनल नोवेल पर लोगों के लिए ऑटोग्राफ करते हुए देखते हैं। इस नोवेल के फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि ये बुक डेडिकेटेड है मेरी दादी सरस्वती, मेरी माँ वरलक्ष्मी, मेरी वाइफ प्रिया, मेरी सिस्टर स्वाति, मेरी डॉटर चिन्नू और श्रवणी। क्या आपको पता है कि ये श्रवणी कौन है? चलिए मैं बताता हूँ। मूवी के शुरुआत में देव ने जिस कुत्ते को कुचला था वो श्रवणी था, पेंसिल का पेट, जिसे पेंसिल अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि पेंसिल ही इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है। बदला सिर्फ उन लेडीज का ही नहीं था, बदला पेंसिल का भी था अपने श्रवणी के लिए। अब यहाँ पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।